डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय वर्ष BA पेपर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय 2 के खंड 7 आधुनिक हिंदी काव्य की इकाई नंबर 25 प्रयोगवाद एवं नई कविता के बारे में जानेंगे। मित्रों, इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो इस इकाई को पढ़ने के बाद आप प्रयोगवाद और नई कविता के उद्भव की पृष्ठभूमि बता सकेंगे कि प्रयोगवाद और नई कविता का उद्भव कैसे हुआ। दूसरा, प्रयोगवाद और नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कर सकेंगे। तीसरा, प्रयोगवाद और नई कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं बता सकेंगे तथा प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित प्रमुख काव्य रचनाओं का परिचय दे सकेंगे। मित्रों, आधुनिक हिंदी काव्य की दो प्रमुख धाराओं छायावाद और प्रगतिवाद का अध्ययन कर लिया है। इसके अतिरिक्त छायावाद के तत्काल बाद उभरी राष्ट्रवादी स्वच्छंदतावादी काव्य प्रवृत्तियों का भी संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया है। छायावाद से प्रगतिवाद तक इस विकास में हिंदी काव्य की धारा फिर नई दिशा की ओर मुड़ी। इस नए उभार को प्रयोगवाद कहा गया। प्रयोगवाद का आरंभ कब, क्यों हो? यह काव्यधारा अपने पूर्व की काव्यधाराओं से किन अर्थों में भिन्न थी? वस्तु और रूप दोनों दृष्टियों से इस काव्य की क्या विशेषताएं है, इन सभी बातों का अध्ययन आप इस इकाई में करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन हैं और उनका क्या योगदान है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी में नई कविता नामक काव्यधारा का उदय हुआ। प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। सामान्यतः प्रयोग शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट का पर्याय है। प्रयोग तो प्रत्येक युग में होते आए हैं, किंतु प्रयोगवाद शब्द उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें संप्रेषित करने वाले नए शिल्पगत प्रयोगों को लेकर तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 से प्रकाश में आने लगी। हिंदी के प्रख्यात कवि अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक नाम का एक काव्य संग्रह सन 1943 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित थी। गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नैमिष चंद्र जैन, रामविलास शर्मा और स्वयं अज्ञेय जी। जब यह संग्रह प्रकाशित हुआ था तब इनमें से अज्ञेय को छोड़कर शेष सभी कवि प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कुछ तो सीधे सीधे अपने को कम्युनिस्ट कहते थे। अज्ञेय भी प्रगतिवादियों से बहुत दूर नहीं थे। इसके बावजूद इस संग्रह से काव्य में प्रयोग की चर्चा आरंभ हुई। इसका कारण था इस पुस्तक की अज्ञेय द्वारा लिखित भूमिका। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा था कि संग्रहित कवि सभी कविताओं को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि उन्होंने काव्य का सत्य पा लिया है। केवल अन्वेषी ही अपने को पाते हैं। वे किसी स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही है, राही नहीं राहों के अन्वेषी। अज्ञेय के
इन कथनों से प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता की चर्चा होने लगी। दूसरा शतक में अज्ञेय द्वारा यह कहा जाने के बावजूद कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया। सन 1947 में अज्ञेय के संपादन में प्रतीक नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके बाद से लगातार प्रयोगवाद की चर्चा होती रही। अज्ञेय ने दूसरा शतक की भूमिका में प्रयोग के बाद से इनकार किया। इसके बावजूद यह शब्द रूढ़ हो गया। इस प्रकार प्रयोगवाद का आरंभ तार शतक से नहीं बल्कि प्रतीक के प्रकाशन से माना जाना चाहिए। वैसे भी 46-47 से पहले तक प्रगतिशील और गैर प्रगतिशील कवियों के बीच वैसी खाई नहीं थी जैसी बाद में देखी गई। 1946-47 के बाद ही प्रगतिशील कवियों को और गैर प्रगतिशील कवियों लेखकों के बीच मतभेद बढ़ा और प्रयोगवाद प्रगतिवाद के विपरीत रूप पक्ष पर बल देता हुआ आगे बढ़ा। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद क्या है उसके बारे में जानते हैं। प्रतीक, जिसका प्रकाशन 1947 में हुआ था, उसके प्रकाशन के समय प्रगतिशील कहे जाने वाले कई कवियों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन होने लगा था। नेमिशचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, नरेंद्र शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर आदि कुछ ऐसे ही प्रगतिशील कवि थे। इन कवियों ने इस प्रक्रिया में प्रगतिवाद पर दो आरोप लगाए। एक तो यह कि प्रगतिवाद साहित्य का संकीर्णतावादी आंदोलन है जो लेखकों की स्वतंत्रता का अपहरण कर उसे खास विचारधारा के घेरे में बांध देता है। दूसरा आरोप यह लगाया कि प्रगतिवाद साहित्य के रूप व कला पक्ष की उपेक्षा करता है तथा विषय वस्तु के संबंध में भी संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है। अज्ञेय प्रगतिवाद की सामूहिकता के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक बनकर आगे आए। अतः जब प्रतीक का प्रकाशन आरंभ हुआ तो वे सभी पुराने प्रगतिशील कवि जो प्रगतिवाद से असंतुष्ट थे तथा वे नए कवि जो भी अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर पाए थे, अज्ञेय और प्रतीक के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। इस प्रकार अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक बनकर उभरे। अज्ञेय ने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अंतर को स्पष्ट किया है। अज्ञेय के अनुसार मानव के प्रति दो दृष्टिकोण मिलते हैं। एक में मानव व्यक्ति पर आग्रह है, अर्थात व्यक्ति के रूप में मनुष्य केंद्र में है। दूसरे में मानव सामाजिक इकाई के रूप में है। पहले में विषय पर आग्रह है, साथ ही सौंदर्य और रूप विधान के प्रतिमानों को स्वीकार करते हुए चलती है, जबकि दूसरे का आग्रह विषय पर नहीं, विषय की स्थिति पर है और वह रूप विधान की परवाह नहीं करता। अज्ञेय के कथन का तात्पर्य यह है कि प्रगतिवाद में विषय के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रहता है और कला पक्ष की उपेक्षा रहती है, जबकि प्रयोगवाद में रचना का कलात्मक उद्देश्य कभी संदिग्ध नहीं रहता। वस्तुतः प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ से साहित्य को संपृक्त करते हुए उसे संघर्ष का माध्यम बनाता है, जबकि प्रयोगवाद साहित्य के रूप संबंधी नवीन प्रयोगों पर बल देता है तथा साहित्य के सामाजिक पक्ष की उपेक्षा करता है। प्रगतिशील आंदोलन और साहित्य का संबंध राष्ट्रीय स्वाधीनता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, जबकि प्रयोगवाद शुद्ध रूप से एक साहित्यिक काव्य आंदोलन था। उनकी प्रतिबद्धता किसी विशेष विचारधारा से नहीं थी और काव्य के कला पक्ष के प्रति इनमें आग्रह अधिक था। मित्रों, अब हम प्रयोगवाद कालीन परिस्थितियाँ क्या थी उसके बारे में जानते हैं। साहित्य में प्रयोगवाद की प्रवृत्ति के उदय का क्या कारण है? प्रगतिवाद का आंदोलन राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था, लेकिन जब आज़ादी हासिल हो गई तो मध्यवर्ग के सम्मुख कोई ऐसा आदर्श नहीं रहा जो उन्हें किसी बाह्य सामाजिक आदर्श से जोड़ पाता। देश के नवनिर्माण ने उनमें नवीन आकांक्षाओं को जगाया। सामूहिकता की भावना के शिथिल पड़ने के साथ व्यक्तिवाद ने जोर पकड़ना शुरू किया। दूसरी ओर विश्व पैमाने पर अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शिविर और सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी शिविर के बीच
बढ़ते तनाव ने भी लेखकों को एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौरान साम्राज्यवादी देशों ने कम्युनिस्ट देशों और मार्क्सवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रचार किया। इस प्रचार ने लेखकों और बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित किया। इस बात को प्रमुखता दी जाने लगी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोत्तम मूल्य है। साम्यवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। समाजवादी देशों में व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। वहाँ लोकतंत्र और मानव मूल्य सुरक्षित नहीं है। प्रयोगवाद के उदय में इन परिस्थितियों ने भी अपनी भूमिका निभाई। मित्रों, प्रयोगवाद के उदय का एक कारण यह भी था कि प्रगतिवादी आंदोलन ने धीरे धीरे संकीर्णतावादी दृष्टिकोण का प्रवेश होने लगा, जिससे जीवन के व्यापक अनुभव की बजाय कुछ खास तरह की जीवन यथार्थ की अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया जाने लगा। कलात्मक श्रेष्ठता की बजाय प्रचार को अधिक प्रश्रय दिया गया। इस स्थिति ने नए कवियों, लेखकों में असंतोष उत्पन्न किया। उन्होंने नए मार्ग की तलाश आरंभ की। प्रयोगवाद इसी नई सोच का वाहक बनकर प्रवर्तित हुआ। प्रयोगवाद का अभिप्राय क्या है, उसे जानते हैं। तारसप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने काव्य को प्रयोग का विषय माना था। उनके इस कथन से ही काव्य में प्रयोग को लेकर चर्चा बढ़ने लगी और धीरे धीरे प्रगतिवादी काव्य से भिन्न कविताओं को प्रयोगवादी कविता कहा जाने लगा। लेकिन इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि प्रयोगवादी कवि केवल प्रयोगशीलता को ही काव्य का धर्म मानते हैं। काव्य के कला पक्ष और रूप पक्ष पर बल देते हुए भी प्रयोगवाद सिर्फ काव्य का कलावादी आंदोलन नहीं है, बल्कि इससे अधिक यह काव्य के क्षेत्र में नए विचारों और मतों का दाहक भी है। अज्ञेय ने कहा था, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं। अज्ञेय के इस कथन में केवल प्रयोग को वाद मानने से ही इनकार नहीं है, बल्कि किसी विचारधारा विशेष के प्रति प्रतिबद्धता को भी वे अनावश्यक मानते हैं। अज्ञेय का मानना है कि काव्य में किसी विचारधारा के प्रति आग्रह से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही आदि कवियों समीक्षकों की दृष्टि में भी प्रयोगशील कविता कई अर्थों में टेक्निक और अभिव्यंजना का आंदोलन है। अज्ञेय यह मानते हैं कि प्रयोग दोहरा साधन है। एक तो उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता है और अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। अज्ञेय एवं अन्य लेखकों ने उपर्युक्त कथनों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रयोगवाद में विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता का आग्रह नहीं है। प्रयोगवाद में विषय वस्तु की अपेक्षा रूप और शिल्प को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयोग का संबंध नई विषय वस्तु की खोज में भी है और उन विषय वस्तु को प्रेषित करने के ढंग से भी है। अगर हम उपर्युक्त बातों पर गौर करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रयोगवाद काव्य में नए दृष्टिकोण को लेकर सामने आया, जो पूर्ववर्ती काव्यधारा प्रगतिवाद से भिन्न था। मित्रों, अब हम प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। प्रयोगवाद का उदय प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में हुआ, इसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रयोगवाद समाज की तुलना में व्यक्ति को, विचारधारा की तुलना में अनुभव को, विषय वस्तु की तुलना में कलात्मकता को श्रेष्ठ मानता था। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए हम उपर्युक्त बातों की दृष्टि में रखना चाहेंगे। प्रयोगवाद की प्रथम प्रवृत्ति है विचारधारा से मुक्ति। प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवरसी ने वाद के विरुद्ध विद्रोह को प्रयोग की सर्वप्रथम विशेषता माना है। स्वयं अज्ञेय ने कहा था, प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोगवादी कवियों का मानना था कि कोई भी वाद या विचारधारा मनुष्य को सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। राजनीतिक पक्षधरता को वे अनावश्यक मानते हैं। अज्ञेय के अनुसार हमारा जन्म लेना ही पक्षधर होना है।
जीवन संघर्ष में वह किसी बाह्य सत्य, किसी वैज्ञानिक दर्शन की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करते। उनका प्रश्न है कि जिस विचार दर्शन के सहारे हम जीवन पथ पर चलने का निर्णय करते हैं, यह कब तक हमें सहारा देगा, उसका कितना भरोसा किया जा सकता है। यह जो दिया लिए तुम चले खोजने सत्य, बताओ क्या प्रबंध कर चले कि जिस बाती का तुम्हें भरोसा वही जलेगी सदा, अकंपित उज्ज्वल एक रूप निर्धन। यह काव्य पंक्तियाँ कितनी नावों में कितनी बार संग्रह से ली गई हैं। प्रयोगवाद की दूसरी प्रवृत्ति है सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण। डॉक्टर नामवरसी ने सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण को प्रयोगवाद की दूसरी विशेषता माना है। जब एक प्रयोगवादी कवि ने विचारधारा से अपने को अलग कर लिया, तब सत्य को जानने के लिए निरंतर अन्वेषण आवश्यक हो गया। अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा था, प्रयोग दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे उस प्रेषक की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता है और अधिक अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। अज्ञे के विचारों का तात्पर्य यह है कि प्रयोगवादी कवि उस सत्य की भी खोज करता है जिसे वह काव्य में व्यक्त करना चाहता है, और उस माध्यम की भी खोज करता है जिसके द्वारा सत्य व्यक्त होता है। इस प्रकार सत्य का अन्वेषण प्रयोगवाद की एक प्रमुख विशेषता है। प्रयोगशीलता की पहचान इसी प्रवृत्ति में अंतर्निहित है। प्रयोगवाद की तीसरी प्रवृत्ति है व्यक्तिवादी। प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्ति के एकांत महत्व पर विशेष बल दिया है। नदी के द्वीप कविता में अज्ञे ने व्यक्ति और समाज के संबंधों पर विचार किया है। उनके अनुसार व्यक्ति द्वीप के समान है, जो काल रूपी नदी के बीच दृढ़ता से अवस्थित रहता है, जो समाज रूपी भूखंड की तरह नदी को गंदला नहीं करता। नदी के द्वीप कविता में व्यक्ति और समाज अलग अलग है। उनकी अन्य कई कविताओं में भी व्यक्ति के स्वतंत्रता अस्तित्व पर बल दिया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति यह आग्रह मध्यम वर्ग की मानसिकता की अभिव्यक्ति है, जो वैयक्तिक असंतोष से उपजी है। छायावाद में भी मध्यम वर्ग का ही व्यक्ति केंद्र में था, परंतु वहाँ उनकी चेतना ऊर्ध्वमुखी थी। वह आत्मा विकास की ओर अग्रसर था। उसकी व्यक्ति चेतना सामंती रूढ़ियों और बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। प्रगतिवाद ने इस मध्यम वर्ग के व्यक्ति को समाज से और सामूहिक चेतना से जोड़ा। इसके कारण मध्य वर्ग के व्यक्ति में व्यक्तिवादिता का उदय नहीं हुआ, परंतु प्रयोगवादी दौर में मध्य वर्ग का असंतोष सामाजिक धरातल पर व्यक्त होने की बजाय वैयक्तिक धरातल पर व्यक्त हुआ। समाज से कटा हुआ व्यक्ति केवल अपने दर्द को व्यक्त करने लगा। आशा और विश्वास की जगह निराशा और अनास्था ने ले ली। इस प्रकार प्रयोगवादी कविता में व्यक्ति की भावनाएं ही प्रमुख होती चली गई। चौथी प्रवृत्ति है यथार्थ दृष्टि। प्रयोगवादी कविता में भावुकता की बजाय बौद्धिकता का आग्रह अधिक है। जीवन के यथार्थ को रंगीन, मोहक और भावमय रूप में प्रस्तुत करने की बजाय प्रयोगवाद ने उसे सहज और साधारण रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि प्रयोगवादी कवि का जीवन अनुभव बहुत सीमित था, परंतु यह सीमित अनुभव यथार्थपरक रूप में ही व्यक्त हुआ। इसका उदाहरण हम प्रकृति और नारी संबंधी कविताओं में देख सकते हैं। छायावादी और प्रयोगवादी कविता में नारी चित्रण की तुलना करते हुए डॉक्टर नामवरसी ने लिखा है कि छायावादी कवि प्राय प्रकृति की मोहक पृष्ठभूमि में अथवा सुंदर प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से नारी की छाया प्रतिमा निर्मित करते रहे, लेकिन प्रयोगवादी कवि ने यहाँ भी अप्सरामयी नारी को स्वप्न स्थित गरिमामय पद से उतारते हुए सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया। अज्ञे आधुनिक युग के साधारण व्यक्ति को यौन वर्जनाओं का पुंज मानते हैं। शायद यही कारण है कि प्रयोगवाद में प्रेम की अभिव्यक्ति कहीं कहीं प्रकृतिवाद के धरातल पर हुई है। यह अवश्य है कि प्रयोगवादी कविताओं में प्रेम भावुकतापूर्ण और
लिलजिले रूप में व्यक्त नहीं हुआ, बल्कि बौद्धिक धरातल पर व्यक्त हुआ है। उदाहरण के लिए हरिघास पर क्षण भर कविता में अज्ञे प्रेमाभिव्यक्ति करते हुए सामाजिक वास्तविकता को नहीं भूलते। प्रेम की भावना का एक आयाम यह भी है कि व्यक्ति प्रेम में डूबकर दुनिया की शुद्ध-बुद्ध होने की बजाय वह समाज के प्रति उदात्त और जीवन के प्रति अधिक संघर्षशील बने। गिरजा कुमार माथुर की 33वीं वर्षगांठ में यही भावना व्यक्त हुई है। कवि कहता है कि उम्र की इस मीनार पर केवल प्रिय का प्यार ही शक्ति देता है, जिससे कि संसार के जन्म से लड़ा जा सके। कवि अपनी प्रिया से कामना करता है, लाल आंचल से पसीना पोंछ दो, बाल पतली उंगलियों से ओछ दो, उम्र की सारी थकान उतार दो, देह पर हथियार नए सवार दो। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति चित्रण में भी इसी यथार्थ दृष्टि का परिचय दिया है। प्रकृति की सूक्ष्म गतिविधियों को उसके रूप, रस, स्पर्श, गंध और स्वर के अनुभवों को शब्दबद्ध करने की कोशिश करते हैं। अज्ञे, शमशेर, गिरजा कुमार माथुर आदि की कविताओं में हम प्रकृति के विभिन्न रूप देख सकते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसा भोर का नभ, रात से लिपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है बहुत काली सिली जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्टेट पर या लाल खड़िया चाक, मल दी हो किसी ने नील जल में या किसी को घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। 5वीं प्रवृत्ति है दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति। यो तो मध्यम वर्ग व्यक्ति जीवन की पीड़ा के अनेक रूप और कवियों में उभरे हैं, किंतु दमित काम वासना जन्य पीड़ा का प्राधान्य देखने मिलता है। इनकी काम वासनाएं कुंठित होती गई है और धीरे धीरे दर्द में परिणित हो गई है। फ्रायड का काम सिद्धांत इनका प्रमुख जीवन दर्शन बन गया। इस जीवन दर्शन की जटिल बिंबों प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्ति इनकी कविता में मिलती है। कुंवर नारायण, अज्ञे, शमशेर, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर आदि सभी कवियों ने निम्न वासना के चित्र मिल जाते हैं। अज्ञे तो धमनियों में उभरते लहू के आवेग की परितृप्ति के लिए पूछ बैठते हैं, तुम कहाँ हो नारी। धर्मवीर भारती संभोग स्थिति का चित्रांकन करने लगते हैं, मैंने कसकर तुम्हें जकड़ लिया है और तुम्हारे कंधों पर, बाहों पर, होठों पर। मित्रों, आज हमने प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, प्रयोगवाद कालीन परिस्थितियाँ, प्रयोगवाद का अभिप्राय, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में विचारधारा से मुक्ति, सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण, व्यक्तिवाद, यथार्थ दृष्टि, दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति आदि के बारे में जाना। आगे के लेक्चर में हम प्रयोगवाद की शिल्पगत विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।